मेरा नाम डॉक्टर नीति है। मैं एक डॉक्टर हूँ। मैं मुंबई शहर के पास के ही एक छोटे से गांव की रहने वाली लड़की हूँ। हमारे गांव की नर्स प्रीति, जो बगैर बच्चेदानी की औरतों के भी बच्चे पैदा किया करती हैं, अब तक 100 से भी ज़्यादा बच्चे को जन्म दे चुकी हैं। लेकिन ये सच जानकर आपके भी रोंगटे खड़े हो जाएंगे। ये मेरे गांव का एक सच्चा वाकया है। मेरा नाम डॉक्टर नीति है। मैं मुंबई के जाने माने अस्पताल में गायनेकोलॉजिस्ट हूँ। इस मुकाम तक पहुँचने के लिए मेरे माता पिता ने मेरा बहुत साथ दिया, यहाँ तक कि मेरी बहुत मदद भी की। मैं मुंबई के पास के गांव में ही पली बड़ी और वहीं मेरा जन्म हुआ, मगर मेरी पढ़ाई की वजह से मेरे माता पिता को अपनी सारी जमीन जायदाद बेचनी पड़ी और हम मुंबई शहर आ गए। मेरे माता पिता की माँ यानी कि मेरी दादी ने मरते हुए मेरे पिता से एक वादा लिया था कि मेरी पोती को डॉक्टर जरूर बनाना। इसी वादे को पूरा करने के लिए मेरे पिता ने अपनी ज़मीन बेची और मेरी महंगी फीस भरते रहे। मुझे अपने माँ बाप की कुर्बानियों का पूरा एहसास था। उन्होंने जो कुछ मेरे लिए किया था, शायद उनके बिना मैं कभी भी इस मुकाम तक नहीं पहुँच पाती। इसलिए मैं अस्पताल से घर वापस आते ही पहले अपने माता पिता का हालचाल पूछती थी, उनके आशीर्वाद लेती और फिर उसके बाद ही कोई और काम किया करती थी। मैं तो खाना भी उन्हीं के साथ खाती थी। मुझे इतना पढ़ा लिखा कर डॉक्टर बनाने के बदले मेरे माँ बाप का सिर्फ एक ही ख्वाब था कि मैं अपने गांव के मरीजों के लिए भी कुछ करूं। माता पिता के कहने पर मैंने एक दिन ऐसा करना शुरू भी कर दिया था। उस दिन मैं अपने गांव के गरीब मरीजों का मुफ्त इलाज करती थी। गांव वाले खुश होकर मेरे माता पिता को बहुत दुआएं देते थे, तो मुझे लगता था कि मेरी मेहनत वसूल हो गई। गांव की ज़्यादातर औरतें बच्चे होने का इलाज कराती थी और मैं उनका इलाज बहुत अच्छे से किया करती थी। जो औरतें बांझ होती उनका तो इलाज मुमकिन नहीं था, मगर जिनको थोड़ी बहुत परेशानी होती मैं उनका इलाज शुरू कर देती थी। कुछ दिन बाद मेरी शादी हो गई और मुझे अपने पति के घर शिफ्ट होना पड़ा। मगर अब मैंने हर महीने एक बार गांव में कैंप लगाना शुरू कर दिया था, जहां मैं और मेरे पति दिन भर मरीजों को देखते और उनका इलाज करते। कभी कभी एक दो और डॉक्टर भी शौक शौक में चले आते थे। न सिर्फ मेरे गांव बल्कि आसपास के गांव के लोग भी आते थे। ये सिलसिला मेरे माता पिता के अच्छे आशीर्वाद और उनकी दुआओं का नतीजा था। मेरे माता पिता की मौत का दुख मेरे लिए बहुत बड़ा झटका साबित हुआ। एक पल में ही मेरी दुनिया थम गई। कई महीनों तक मैं संभलने की कोशिश करती रही। उन्हीं दिनों मेरे पति को लंदन में स्पेशलाइजेशन के लिए जाने का मौका मिला, तो मजबूरी में मुझे भी जाना पड़ा। अपने माता पिता से किया हुआ वादा मुझे याद था कि अपने गांव वालों के इलाज में कोई कसर मत छोड़ना। इसलिए जाने से पहले मैंने गांव वालों से कहा था कि वे मेरी दोस्त डॉक्टर अंजना से मुफ्त में इलाज करवा सकते हैं। मैंने सोचा था कि अपनी उस दोस्त को हर महीने उन मरीजों के इलाज के लिए पैसे भेज दिया करूंगी। इस काम से राजी होकर हम दोनों लंदन आ गए। वहाँ हमने पूरे 5 साल गुजार दिए। मेरे पति का वहीं काम करने का इरादा था कि अब बाकी की जिंदगी हम यहीं गुजारे, क्योंकि हमारे बच्चों का भविष्य यहाँ बहुत अच्छा रहेगा। मगर मेरा कहना था कि यहाँ बहुत काबिल डॉक्टर हैं, लेकिन हमारे देश को हमारी ज़रूरत है, हमें वापस जाना चाहिए। फिर हम 6 साल बाद अपने देश लौटे। बहुत कुछ बदल चुका था। हम दोनों ने एक अस्पताल में नौकरी शुरू कर दी। एक दिन मेरे पास एक औरत इलाज के लिए आई। मैंने उससे उसकी जानकारी पूछी। तब मुझे पता चला कि वह मेरे पति की दूर की भांजी थी और उसका बचपन भी मेरे गांव में गुजरा था। मैं उसे देखकर चौंक गई थी। उससे थोड़ी और बात हुई तो पता चला कि हम बचपन में एक दूसरे के साथ काफ़ी खेला करते थे। उसे अरसे बाद देखकर मुझे बहुत अच्छा लगा। अब वह मुंबई में रहती थी। उसका नाम विनीता था। उसकी शादी 4 साल पहले ही हो चुकी थी, मगर अभी तक उसकी कोई संतान नहीं हुई थी। मैंने उसके और उसके पति के टेस्ट किए। रिपोर्ट आई तो मुझे बहुत अफसोस हुआ, क्योंकि विनीता की बच्चेदानी में ट्यूमर था और ये ट्यूमर पिछले 4 सालों से उसके पेट में बढ़ रहा है। अगर इसे जल्दी नहीं निकाला जाता तो ये जानलेवा कैंसर बन सकता था। मैंने विनीता को सारी बात बताई और उसे आगाह किया कि हमें तुरंत इलाज करना होगा
और उसकी बच्चेदानी को निकालना होगा। वह बेचारी बहुत रोई। वह कहने लगी, अगर इसे निकाल दिया गया तो मैं मां बनने की क्षमता से महरूम हो जाऊंगी, मगर उसकी जान बचाने के लिए यह करना जरूरी था। हमने विनीता का ऑपरेशन करके उसकी बच्चेदानी निकाल दी और वह हमेशा के लिए मां बनने से वंचित हो गई। मुझे उसके लिए बहुत दुख हुआ, मगर मैं इसके लिए कुछ नहीं कर सकती थी। विनीता से मिलकर मुझे अपने गांव का ख्याल आया और मैं उस डॉक्टर से मिलने गई जिससे मैंने अपने गांव के मरीजों के मुफ्त इलाज की दरख्वास्त की थी। कुछ दिनों बाद मैं अपने गांव गई और वहां जाकर मैंने डॉक्टर अंजना से फ़ोन पर बात की। उन्होंने मुझे एक बहुत ही हैरत अंगेज बात बताई। वह कहने लगी, तुम्हारे जाने के 1 साल बाद तक तो तुम्हारे गांव के लोग इलाज के लिए आते रहे, मगर जैसे जैसे साल गुजरते गए कोई भी औरत इलाज के लिए नहीं आई। ये बहुत हैरान करने वाली बात थी। क्या गांव की औरतों ने बच्चे पैदा करना बंद कर दिया था, या फिर अब उन्हें डॉक्टर के पास जाने की जरूरत ही नहीं रही। मैंने सोचा कि कभी गांव का चक्कर लगाऊंगी तो इस मामले के बारे में सब कुछ पता करूंगी, लेकिन मैं अपने रूटीन में व्यस्त हो गई। ये 2 साल बाद की बात है। अचानक मुझे रास्ते में विनीता अपने पति के साथ जाती हुई नजर आई। उसकी गोद में 1 साल का बच्चा भी था। मैंने हैरानी से पूछा, ये तो बच्चा पैदा नहीं कर सकती थी, फिर ये बच्चा इसके पास कैसे आया? मेरे दिमाग में आया कि हो सकता है इसने कहीं से बच्चा गोद ले लिया हो। विनीता मुझसे मिलकर बहुत खुश हुई और जबरदस्ती मुझे अपने घर ले गई। उसने मुझे चाय के लिए कहा। थोड़ी बहुत बातें हुई। उसके बाद मैंने वहम को खत्म करने के लिए आखिरकार इस बच्चे के बारे में पूछ ही लिया। विनीता, तुमने ये बच्चा किससे गोद लिया है? क्या आपने बहन भाई में से किसी से लिया है? विनीता कहने लगी, अरे मैं क्यों गोद लूंगी ये बच्चा? ये बच्चा मेरा अपना है, मेरा सगा बच्चा है। विनीता की ये बात सुनकर मैं तो हक्का बक्का रह गई। मुझे लगा कि उसे ये क्या हो गया है, कहीं उसका दिमाग तो खराब नहीं हो गया। मैंने कहा, विनीता, तुम्हारी तो बच्चेदानी निकाल दी गई थी, तो तुम बच्चे कैसे पैदा कर सकती हो? मेरी बात सुनकर वह मुस्कुराने लगी और कहने लगी, दीदी यही तो बात है। जब आपने मुझे बताया था कि मेरी बच्चेदानी निकाल दी गई है तो मेरी तो दुनिया ही अंधेरी हो गई थी। 1 साल पहले हम दोनों शादी में अपने गांव गए थे, तो वहां जाकर मेरी जिंदगी ही बदल गई। मालूम हुआ कि वहां एक नर्स है जिसका नाम शीला है। वह बिना बच्चेदानी के भी बच्चे पैदा कर सकती हैं। इससे पहले भी उसने काफी बच्चों को जन्म दिया है। गांव की औरतों की तो मौज लगी हुई है। अब कोई बांझ औरत गांव में नहीं बची। विनीता की बात सुनकर मेरा तो मुंह खुला का खुला रह गया। मैंने हैरत से कहा, एक बांझ औरत कैसे बच्चा पैदा कर सकती है, जबकि उसकी बच्चेदानी तो निकाल दी गई है? विनीता, तुम्हें कोई गलतफहमी हो रही है। मेडिकल साइंस में ऐसा होना नामुमकिन है। विनीता कहने लगी, दीदी मैं ठहरी अनपढ़ औरत, मुझे आपकी डॉक्टरी का कुछ नहीं पता। इतना मालूम हो कि वह नर्स इलाज करती हैं और कसम खाकर कहती हैं कि बच्चा 100% माता पिता का सगा ही होगा। मैंने कहा, हो सकता है उसने तुम्हें कहीं से बच्चा लाकर दे दिया हो और तुमसे कह दिया हो कि यह बच्चा तुम्हारा है। मगर विनीता मेरी बात मानने को तैयार ही नहीं थी। वह कहने लगी, नहीं दीदी, ये मेरा सगा बेटा है। मैंने अफसोस से उसे देखा। कोई नर्स उसे पागल बना रही थी और वह बन भी गई। भला जिस औरत की बच्चेदानी निकाल दी गई हो वह बच्चा पैदा कैसे कर सकती है? जरूर इस नर्स ने उसे किसी का बच्चा दे दिया होगा। मगर विनीता तो जिद पर अड़ी थी कि वह गर्भवती भी हुई और उसने खुद ये बच्चा पैदा किया है। मैं किसी भी हालत में उसकी बात मानने को तैयार नहीं थी। अगर मैं भी उसकी तरह अनपढ़ होती तो आंखें बंद करके उसकी बातों पर यकीन कर लेती। मगर जाहिर है कि मैं एक जानी मानी डॉक्टर थी और जानती थी कि एक बांझ औरत किसी भी हाल में बच्चा पैदा नहीं कर सकती। मैंने किसी बहाने से चोरी चोरी उसका और उसके बच्चे का बाल कटवा लिया ताकि जाकर उसका डीएनए टेस्ट करवा सकूं। इससे पता चल जाएगा कि वह उसकी अपनी औलाद है या नहीं। उसने बताया था कि उस नर्स ने उसका इलाज किया था और उसके बदले उससे पूरे 1 लाख रुपए लिए थे। मैंने अस्पताल जाते ही उसका सैंपल डीएनए टेस्ट के लिए भिजवा दिया। जब तक इसकी रिपोर्ट नहीं आ गई मैं बेचैन होती रही। मुझे पहले पता था कि वह बच्चा विनीता का हो ही नहीं सकता, इसलिए मैं बस सबूत लेकर उन्हें दिखाना चाहती थी। मगर जब रिपोर्ट मेरे हाथ में आई
तो मैं दंग रह गई। मुझे अपनी आंखों पर विश्वास नहीं हो रहा था। मैंने बार बार रिपोर्ट को देखा कि कहीं मुझसे गलती तो नहीं हो रही, मगर ऐसा कुछ भी नहीं था। मुझे पढ़ने में कोई गलती नहीं हुई थी। क्या ये कोई अजूबा है? लेकिन फिर याद आया कि विनीता ने बताया था कि वह नर्स अब तक 100 बांझ औरतों के बच्चे पैदा करवा चुकी है। ये कोई अजूबा तो नहीं हो सकता, ये तो कुछ और ही था। मैं जो बड़े घमंड में थी कि विनीता को सच्चाई साबित करके ही रहूंगी कि ये बच्चा उसका नहीं है, मेरा सारा जोश ठंडा पड़ गया। मैं सोच में पड़ गई कि ये कैसे हो सकता है। मैं हर दिन यही सोचती रही कि बिना बच्चेदानी के आखिर बच्चा कैसे पैदा हो सकता है। आखिर वह नर्स औरतों को किस तरह गर्भवती करती हैं, उसका तरीका आखिर क्या हो सकता है। मुझे महसूस हुआ कि मुझे खुद इस मामले की तह तक जाना चाहिए। मैंने एक दिन की छुट्टी ली और गांव जाने के लिए अपना सामान पैक किया। मेरे साथ मेरे बच्चे भी जाने लगे और हम गांव के लिए फौरन निकल गए। काफ़ी समय से बच्चे भी जिद कर रहे कि मम्मा हमें भी गांव देखना है। मैंने सोचा उन्हें भी साथ ले जाऊं। मैं वहां पहुंची तो वहां के सभी लोग मुझे देखकर बहुत खुश हुए। असल में वहां नर्स शीला से मिलने गई थी। मेरा इकलौता मकसद वही नर्स थी, इसलिए बातों बातों में मैंने अपने रिश्तेदारों से कहा, मैंने सुना है यहाँ कोई नर्स रहती हैं जो बिना बच्चेदानी के बच्चा पैदा करती हैं। क्या ये बात वाकई सच है? मेरे रिश्तेदार कहने लगे, हाँ डॉक्टर प्रीति, ऐसी ही बात है। वह बड़ी काबिल नर्स है। जिन औरत में कोई खराबी हो जाती है वह उसका इलाज करती है और फिर उन्हें गर्भवती भी करती हैं। अब तक 100 से भी ज़्यादा बच्चे पैदा करवा चुकी हैं। हमारे गांव और आसपास के गांवों की औरतों ने भी डॉक्टर के पास जाना छोड़ दिया है, सब इसी के पास जाते हैं। मैंने कहा, मुझे कोई इस नर्स से मिलवा सकता है? मैं उस नर्स से मिलना चाहती हूँ। मेरे रिश्तेदार मुझे उसके घर ले गए, लेकिन उसके घर पर ताला लगा हुआ था। फिर मैंने उसके पड़ोस की औरतों के बारे में पूछा। उन्होंने बताया कि वह अभी 10 मिनट पहले ही किसी जरूरी काम से गांव से बाहर गई हैं। मुझे शक हुआ कि कहीं ऐसा तो नहीं वह मेरे आने की खबर सुनकर चली गई हो ताकि मेरा सामना ना करना पड़े। मैंने उस पड़ोसन से पूछा, वैसे क्या इस नर्स को पता था कि गांव में एक डॉक्टर आई हुई है? वह हंसकर कहने लगी, दीदी इस नर्स को तो क्या बल्कि पूरे गांव को पता चल चुका है कि शहर से एक पढ़ी लिखी डॉक्टर हमारे गांव के जमींदार की बेटी आई हुई है। अब तो मुझे पूरा यकीन हो गया कि जरूर वह नर्स मेरी खबर सुनते ही गांव से फरार हो गई। मैं 3-4 दिन गांव में ही रही, मगर वह नर्स नहीं आई। गांव के साधारण लोगों का ब्रेन वॉश करना मेरे लिए बहुत मुश्किल था, इसलिए मैं मायूस होकर वापस लौट आई, क्योंकि उसके इंतजार में मेरे काम का बहुत नुकसान हो रहा था। उधर शहर से मेरे पास बार बार फोन आ रहे थे। मैंने सोचा कि फिर कभी उससे मुलाकात जरूर करूंगी। मैं अपने कामों में शहर आते ही व्यस्त हो गई। एक दिन मेरी कॉलोनी की एक औरत मेरे पास आई जिसका नाम सीमा था। उसकी स्थिति भी विनीता जैसी थी। उसकी यूट्रस यानी बच्चेदानी में कैंसर था, जिसकी वजह से उसे शरीर से निकालना पड़ा। एक औरत अपनी औलाद के दम पर खुद को पूरा महसूस करती है। उसकी जिंदगी का सबसे बड़ा मकसद माँ बनना होता है। अगर किसी औरत से उसका ये हक किसी वजह से छीन जाए तो उसकी जिंदगी उसे बेवजह लगने लगती है। जो औरत माँ नहीं बन पाती उसे उस दुनिया में न जाने किन किन इल्जामों का सामना करना पड़ता है। सीमा की भी यही हालत थी। वह बहुत बुरी स्थिति में थी और मेरे सामने आकर रो रही थी। कुछ दिनों बाद जब मैं घर से अस्पताल जाने के लिए निकल रही थी तो वह भी मुझे अपने शहर से निकलती हुई दिखाई दी। उसके हाथ में एक बैग था और वह कहीं जाने के लिए तैयार हो रही थी। मैंने उसे आवाज़ देकर पूछा, तुम इतनी जल्दी सुबह सुबह कहाँ जा रही हो? तब सब कुछ ठीक तो है ना? वह मेरे पास आकर कहने लगी, डॉक्टर साहिबा, मेरे घर काम करने वाली एक नौकरानी ने मुझे किसी नर्स के बारे में बताया है जो मुंबई के ही एक गांव में रहती हैं। सुना है कि वह बिना बच्चेदानी के इलाज करके भी औरतों को गर्भवती कर देती हैं। यह सुनकर मैं चौंक गई। सीमा भी वही जा रही थी। अचानक मेरे दिमाग में एक आइडिया आया। मैंने कहा, ठीक है सीमा, क्या मैं भी तुम्हारे साथ चल सकती हूँ? मगर तुम किसी को ये नहीं बताओगी कि मैं एक डॉक्टर हूँ। तुम इस नर्स से ये कहना कि मैं तुम्हारी बहन हूँ। वह हैरान होकर बोली, आप वहाँ क्यों जाना चाहती हैं? मैंने कहा, बस मैं तुम्हारे साथ जाना चाहती हूँ।
सीमा ने कहा, ठीक है, मुझे कोई एतराज़ नहीं, आप मेरे साथ चल सकती हैं। मैंने सीमा के साथ वहां जाने का फैसला इसलिए किया था क्योंकि मैं जानती थी कि अगर मैं डॉक्टर की हैसियत से गांव गई तो वह नर्स फिर से कहीं चली जाएगी और मुझसे सामना नहीं करेगी। इसलिए उससे मिलने का सबसे अच्छा तरीका यही था कि मैं अपनी पहचान छुपाकर उससे मिलूं। हम दोनों गांव की तरफ रवाना हो गए। मैंने अपना चेहरा छुपा लिया था ताकि गांव की कोई भी औरत मुझे पहचान न सके। मैं उसे लेकर सीधा उस नर्स के घर गई। जब हम अंदर दाखिल हुए तो देखा कि कुछ औरतें एक एक करके कमरे में जा रही थी। मैंने अपना नंबर आने का इंतज़ार किया और जब हमारा नंबर आ गया तो मैंने सीमा को अंदर जाने का इशारा किया और खुद भी उसके साथ अंदर चली गई। सामने ही नर्स की यूनिफॉर्म में एक औरत बैठी हुई थी जिसकी उम्र लगभग 30 साल रही होगी। सीमा ने उसे अपने बारे में बताया। उसकी बात सुनकर वह नर्स कहने लगी, यह कोई इतनी बड़ी बात नहीं, तुम्हें बच्चा हो जाएगा, लगभग 1 लाख का खर्चा आएगा, अगर मंजूर है तो बताओ। सीमा ने कहा, ठीक है, जितने पैसे आप कहेगी मैं देने के लिए तैयार हूँ, मगर मुझे बता दीजिए कि मुझे करना क्या होगा। वह नर्स देखने से ही बहुत ही शातिर और चालाक लग रही थी। वह कहने लगी, इसमें कोई खास तरीका नहीं है, बस 2 महीने लगातार तुम्हें अपना इलाज करवाना होगा। 2 महीने के बाद तुम गर्भवती हो जाओगी और 9 महीने बाद तुम्हारा बच्चा होगा। सीमा ये सुनकर बहुत खुश हो गई, मगर मैं जो पहले से ही उस औरत पर शक कर रही थी अब और भी ज्यादा दंग रह गई। उसकी बातें किसी भी तरह मानने लायक नहीं थी। ऐसा कैसे मुमकिन हो सकता है? कोई औरत ठीक 2 महीने बाद गर्भवती हो जाएगी, वह भी तब जब उसकी बच्चेदानी ही न हो। सामान्य और स्वस्थ औरतों के बारे में भी हम डॉक्टर इतने यकीन से नहीं कह सकते, लेकिन यह नर्स तो बहुत ही आत्मविश्वास के साथ ये बात कह रही थी। मैंने पूछा, इसकी क्या गारंटी है कि आप जो कह रही हैं वह सच है? नर्स बोली, मुझे 10 साल हो गए हैं बच्चा पैदा करवाते हुए और 3 साल हो गए हैं बांझ औरतों का इलाज करते हुए। अब तक मैं 100 से भी ज़्यादा बच्चे पैदा करवा चुकी हूँ। मैंने अगला सवाल किया, आपने बांझ औरतों के इलाज का कोर्स कहाँ से किया है, मतलब किस अस्पताल वगैरह से? मेरा सवाल सुनकर वह एक लम्हे के लिए घबरा गई, फिर मुंह बनाकर कहने लगी, मैडम, अगर आपको मेरी काबिलियत पर शक है तो जाइए किसी और से इलाज करवा लीजिए। गांव में सारी बांझ औरतें मेरी वजह से ही आज अपनी औलाद को गोद में खिला रही हैं। चाहे तो किसी का भी डीएनए टेस्ट करवा कर देख लीजिए, आपको वे सब अपनी सकी औलाद ही मिलेगी। लेकिन मुझे लगता है कि आप नहीं चाहती कि अपनी बहन की औलाद हो। जो लोग शक करते हैं वे सारी उम्र खाली हाथ ही रह जाते हैं। उसकी इतनी बातें सुनकर सीमा बहुत भावुक हो गई और कहने लगी, नहीं नहीं, मुझे आप पर किसी तरह का कोई शक नहीं है। ये लीजिए लाख रुपए एडवांस। मुझे कुछ कहने का मौका ही नहीं मिला और सीमा ने जल्दी से अपने पर्स से पैसे निकालकर उस नर्स के हवाले कर दिए। नर्स ने सीमा का टेस्ट करवाने के लिए उसके बाजू से खून निकाला और उसे 3 दिन बाद आने को कहा। हम दोनों बाहर आ गए तो मैंने सीमा से कहा, सीमा, तुम इतनी जल्दी उसकी बातें में कैसे आ सकती हो? तुम्हें पहले कुछ और मालूमात करनी चाहिए थी, फिर पैसे देने चाहिए थे। सीमा कहने लगी, डॉक्टर साहिबा, मेरे पास रुपए पैसे की कोई कमी नहीं, बस मेरे पास अगर कुछ नहीं तो वह औलाद है। मुझे तो अपनी औलाद ही चाहिए और डॉक्टरों के पास जा जाकर मैंने देख लिया, नतीजा आपके सामने ही है। एक बार उस नर्स पर भी भरोसा करने दीजिए। मैंने उस नर्स का मकान अच्छी तरह देखा था। वह छोटा सा 2 कमरे का मकान था जिसमें कमरों के बाहर छोटा सा आंगन था और एक तरफ किचन और वॉशरूम थे। जिस कमरे में वह बैठी हुई थी सिर्फ वही मुझे कुछ थोड़ी बहुत दवाइयाँ रखी हुई नजर आई, मगर वे आम बीमारियां यानी नजला, जुकाम और बुखार आदि की दवाइयाँ थी। गर्भावस्था से संबंधित कोई भी दवाई वहाँ मौजूद नहीं थी और न ही कोई और ऐसी सुविधा दिखी। तो फिर उसने खून का टेस्ट क्यों किया था? अगर किया भी था तो बस दिखाने के लिए ही सैंपल ले लिया था। मुझे तो सीमा पर बहुत गुस्सा आ रहा था। अगर वह इतनी जल्दी पैसे न देती तो मैं बातों बातों में उससे कुछ न कुछ उगलवाने में कामयाब हो जाती और कुछ नहीं तो कम से कम उसकी डिग्री ही दिखाने का कह देती। लेकिन इसमें बेचारी सीमा की कोई गलती नहीं। वह तो औलाद के प्यार में उसे
पाने के लिए अंधी हो गई थी। लोगों की बातों से तंग आकर इंसान कोई न कोई कदम उठाने पर मजबूर हो ही जाता है। मैंने सोचा था कि बस गांव की औरतें ही बेवकूफ़ और सीधी सादी होती हैं, मगर सीमा जैसी पढ़ी लिखी महिला भी इन बातों पर यकीन कर रही थी। और जब मैंने उसे समझाने की कोशिश की तो वह कहने लगी, प्लीज़ डॉक्टर नीति, मैं कौन सा गलत काम कर रही हूँ? किसी पंडित के पास तो जंतर मंतर या झाड़ फूंक के लिए नहीं जा रही ना, एक नर्स के पास ही तो आई हूँ। उसे समझाने का कोई फायदा नहीं था, इसलिए मैं चुप हो गई। मगर मैंने सोच लिया था कि 9 दिन बाद फिर से उसके साथ जाऊंगी। लेकिन इससे पहले ही मुझे एक जरूरी कॉन्फ्रेंस में मीटिंग करने के लिए अपने देश से बाहर जाना पड़ा। वहाँ साथ ही मुझे एक साथ महीने की इंटर्नशिप करने का मौका मिला, तो मैंने उस मौके का फ़ायदा उठा लिया। उस दौरान मैंने सीमा को मैसेज करने को कहा कि मेरे आने तक सब्र कर लो, मगर उसने सब्र नहीं हो सका। कुछ महीने बाद उसने अपनी तस्वीर मुझे भेजी, जिसे देखकर मैं चौंक गई। उसका बढ़ा हुआ पेट देखकर वह गर्भवती लग रही थी। मैंने सोचा, ऐसा कैसे हो सकता है? उसने मुझे एक अस्पताल की रिपोर्ट भी भेजी, जिसके मुताबिक वह सचमुच गर्भवती थी। मैंने तो सिर पकड़ लिया कि यह कैसे मुमकिन है। उस नर्स ने यह क्या चक्कर चलाया था? मुझे यही तो जानना था कि वह औरतों को गर्भवती कैसे कर रही थी। 1 महीने बाद सीमा ने अपने बच्चे की तस्वीर भेजी, साथ में डीएनए रिपोर्ट भी दी। उसका वॉइस मैसेज आया हुआ था, जिसमें उसने कहा था, डॉक्टर, आपकी तसल्ली के लिए मैंने डीएनए टेस्ट करवाया ताकि आपको यकीन हो जाए कि ये मेरी ही औलाद है। अब मैंने जल्द से जल्द हिंदुस्तान जाने की तैयारियां शुरू कर दी। कुछ तो बहुत गलत हो रहा था, जिसे रोकना बेहद जरूरी था। एक डॉक्टर होने के नाते मेरा फर्ज था कि मैं उस नर्स की हकीकत मालूम करूं। इस बार मैंने फिर से उसके पास जाने का फैसला किया। जब मैं पहले सीमा के साथ गई थी, तब मैंने अपना चेहरा छुपाया हुआ था ताकि कोई मुझे पहचान न सके। लेकिन अब मैंने सोचा कि पहचानने वाली कोई बात नहीं है, वैसे भी इतने साल गुजर चुके हैं। मैंने जाकर उस नर्स को लाख रुपए दिए और कहा, मेरी औलाद नहीं हो रही। तो वह कहने लगी, तुम फिक्र मत करो, मैं तुम्हारा इलाज करूंगी और तुम बच्चों की माँ बन जाओगी। उसने मेरा ब्लड लिया और मुझे 9 दिन बाद आने को कहा। जब मैं 3 दिन बाद ही गई तो उसने मुझे एक अस्पताल का एड्रेस लिखकर दिया और कहा, अस्पताल में अपने पति के साथ आ जाना। ये टेस्ट तुम दोनों पति पत्नी का होगा, तभी मैं दवाई दूंगी। मैंने कहा, ठीक है। जब मैंने इस टेस्ट की रिपोर्ट देखी तो मेरा अंदाजा बिल्कुल सही साबित हुआ। मैं घर जाकर अपने पति को सारी बात से आगाह किया कि वह नर्स क्या कर रही हैं। मेरी पूरी बात सुनकर मेरे पति कहने लगे, वैसे तो मैं दिल का डॉक्टर हूँ, लेकिन ये बात तो मुझे भी हैरान कर रही है कि वह औरतों को कौन सी दवाई दे रही है जिससे वे गर्भवती हो जाती हैं। फिर उन्होंने सलाह दी, तुम ऐसा करो, सीमा से मालूम करो, हो सकता है कि उसके पास उस दवाई का कवर हो। अगर वह अस्पताल गई थी तो टेस्ट आदि के नतीजों से ये राज खुल सकता है। मैं तो बांझ नहीं हूँ, इसलिए यह आइडिया अच्छा रहेगा कि तुम पहले सीमा से पूछ लो। मैंने सीमा को फोन किया और उससे पूछा, उस नर्स ने तुम्हें जो दवाई दी थी, तुम उस दवाई का नाम मुझे बता सकती हो? सीमा ने कहा, वह एक गोल देसी दवाई थी। मैं चौंक गई। गोल देसी दवाई? सीमा कहने लगी, जी हाँ, वह कोई अजीब सी दवाई थी, और जब भी मैं हर हफ्ते नर्स के पास जाती थी तो वह भी कोई दवाई खिलाती थी, लेकिन उसका रेपर उसी के पास होता था। मैंने पूछा, अच्छा ये बताओ कि तुम्हारी डिलीवरी अस्पताल में हुई थी? तो वह कहने लगी, नहीं, उसने खुद ही की थी, बड़ा ऑपरेशन हुआ था। मैं तो बेहोश थी। अस्पताल में वैसे ही हर महीने रेगुलर चेकअप करने के लिए चली जाती थी। उसकी बातें सुनकर मेरा शक यकीन में बदलता जा रहा था। मैंने सीमा को उसकी रिपोर्ट वगैरह की तस्वीरें भेजने को कहा। फिर उसकी रिपोर्ट से मिलती जुलती एक रिपोर्ट बनाकर उसका प्रिंट निकाला और अगले दिन मैं फिर उस नर्स के पास चली गई। उसने रिपोर्ट को देखकर मुझसे कहा, ठीक है, आज मैं तुम्हारी दवाई शुरू कर रही हूँ। तुम्हें हर हफ्ते मेरे पास आना होगा और हर महीने इसी अस्पताल जाकर टेस्ट करवाना होगा। जब तुम्हारी डिलीवरी की आखिरी तारीख करीब आ जाएगी तो मैं तुम्हें बता दूंगी। उसने मुझे गोलियों का एक पैकेट दिया और साथ ही अपनी दराज से एक दवा का सेशन निकाला। मैंने जल्दी से उसका नाम पढ़कर अपने दिमाग में बैठा लिया और घर आ गई।
सबसे पहले मैंने उस देसी गोलियों का लैब में टेस्ट करवाया। ये जानकर मैं दंग रह गई कि वह कोई गर्भवती करने वाली दवा नहीं थी, बल्कि ताकत की एक देसी गोली थी जिससे वजन बहुत ज्यादा बढ़ता है। इस जांच से निपटने के बाद मैंने इस दवा का नाम सर्च करना शुरू किया जिसे मैंने उस नर्स के हाथ में देखा था। तब मुझे पता चला कि वह एक बॉडी फैट बढ़ाने वाली दवा थी। अब सारा खेल मेरी समझ में आ चुका था। वह बिना बच्चेदानी के भी औरतों के बच्चे दे रही थी। जब मैंने सीमा के बच्चे का डीएनए टेस्ट किया तो ये देखकर हैरान रह गई कि वह वाकई उसका अपना बेटा था। डीएनए मैच हुआ, जबकि सीमा को बच्चा पैदा करने की हालत में नहीं थी। एक डॉक्टर होने के नाते मैं जानती थी कि आज विज्ञान ने इतनी तरक्की कर ली है कि निसंतान लोगों के लिए संतान प्राप्ति भी मुमकिन हो गई है। 2 तरीके हैं आईवीएफ, इसमें पुरुषों के स्पर्म और महिला के अंडाणु लेकर उनका लैब में मिलान किया जाता है जिससे भ्रूण एम्ब्रियो बनता है। फिर इसे महिला के गर्भाशय में प्रत्यारोपित किया जाता है। इस प्रक्रिया से जन्म लेने वाले बच्चे को टेस्ट ट्यूब बेबी कहा जाता है। दूसरा सैरोगेसी, इसमें भ्रूण को किसी दूसरी महिला सैरोगेट मां के गर्भ में प्रत्यारोपित किया जाता है जो बच्चे को जन्म देती है। हालांकि बच्चे के असली माता पिता वे ही होते हैं जिनके स्पर्म और अंडाणु भ्रूण में बनता है। बड़े शहरों में आईवीएफ की सुविधा उपलब्ध हो चुकी है, लेकिन सवाल यह था कि एक अकेली नर्स ये सब कैसे कर सकती है। मेरा सबसे बड़ा और अहम सवाल था कि वह औरत को गर्भवती कैसे कर रही थी। सच कहूं तो मुझे शुरू से ही बस यही उलझन थी। ठीक है, वह उनकी संतान पैदा करवा रही थी, मगर यह तो नामुमकिन था कि बिना बच्चेदानी के कोई भी महिला गर्भवती हो जाए। इसी वजह से मुझे शक हुआ कि कुछ तो गड़बड़ जरूर है। अगर मेरा मकसद सिर्फ नर्स को बेनकाब करना होता तो मैं पहले ही दिन उसकी असलियत सबके सामने ला सकती थी, मगर मैंने सीमा के साथ जाने का फैसला किया ताकि सच्चाई की गहराई तक पहुंच सकूं। मुझे बीच में देश से बाहर जाना पड़ा, लेकिन जब सीमा को भी बच्चा हुआ तो मुझे जल्द से जल्द भारत लौटना पड़ा। इसलिए मैं खुद उस नर्स के पास गई। मुझे अब ये साफ समझ आ चुका था कि जो टेस्ट वह लिख कर लेती है वह बांझपन का टेस्ट होता है। इससे उसे यह पता चल जाता है कि मेरे पास जो औरत आ रही है वह वाकई निसंतान या नहीं। वह अकेली नहीं थी, बल्कि पूरा का पूरा अस्पताल इस खेल में शामिल था। यूं तो वह एक मैटरनिटी अस्पताल था, लेकिन असल में वह आईवीएफ सेंटर भी था। पढ़े लिखे लोग तो खुशी खुशी आईवीएफ करवाते हैं, लेकिन उसकी संख्या बहुत कम होती है। दूसरी तरफ सैरोगेसी को कुछ धर्मों में जायज बताया गया है, इसलिए कुछ लोग इसे करवाने में हिचकिचाते हैं। आईवीएफ और सरोगेसी दोनों ही बहुत महंगे होते हैं, जिसे मिडिल क्लास फैमिली अफोर्ड नहीं कर सकती। अस्पताल वालों ने इसी लालच में उस नर्स को गांव की तरफ भेज दिया ताकि वह निसंतान महिलाओं को अपनी चाल में फंसा सके और अस्पताल की खूब कमाई हो। गांव में लोगों के पास अपनी जमीनें होती हैं, इसलिए औलाद के लिए 8-10 लाख रुपए का इंतजाम करना उनके लिए मुश्किल नहीं था। कोई अपनी भैंस देता तो कोई अपनी जमीन। इस तरह से ये सीधे साधे लोग धोखा खा जाते थे। अगर गांव के लोगों को यह सच बताया जाता कि असल में उनके बच्चे सरोगेसी या आईवीएफ से पैदा किए जा रहे हैं, तो वे कभी इस जाल में नहीं फंसते। इसलिए उन सब का फायदा इसी में था कि वे औरतों को इसी धोखे में रखे कि वे खुद गर्भवती हैं। कुछ खास दवाइयां उन औरतों को दी जाती थी जिससे उनका वजन बढ़ने लगता था। इसके अलावा 1-2 अन्य दवाइयां दी जाती थी जिससे उन्हें लगता कि वे वाकई गर्भवती हो रही हैं। असल में अस्पताल वाले पति पत्नी से स्पर्म और अंडाणु लेकर आईवीएफ या सरोगेसी के जरिए उनके बच्चे पैदा करवा देते थे। औरतें बेहोश होती थी, इसलिए उन्हें कुछ पता नहीं चलता था। बाद में वही नर्स बच्चे को लाकर देती और कहती, दवा खाओगी तो धीरे धीरे पेट कम हो जाएगा। इस तरह एक कानूनी काम को गैर कानूनी तरीके से किया जा रहा था। जब सच्चाई सामने आई तो पूरे अस्पताल का पर्दाफाश हो गया। नर्स समेत अस्पताल के पूरे ग्रुप को, जो भी इसमें शामिल था, गिरफ्तार कर लिया गया और अस्पताल को सील कर दिया गया। वे सभी जेल भेज दिए गए। पिछले 3 सालों से ये गोरख धंधा चल रहा था, लेकिन आखिरकार मेरी वजह से ये फ्रॉड बंद हुआ। इंसान को लालच में इतना अंधा नहीं हो जाना चाहिए कि कानूनी और गैर कानूनी के बीच का फर्क भी भूल जाए। इन्हें भी यही सजा मिली। ज्यादा कमाई के लालच में उन्हें
कुछ वक्त के लिए फायदा तो हुआ, लेकिन आखिरकार वे सलाखों के पीछे पहुंच गए। इसलिए कहते हैं लालच बुरी बला है। धोखे से कमाई गई दौलत का अंत हमेशा बुरा होता है। दोस्तों, उम्मीद करते हैं कि आपको कहानी पसंद आई होगी। अगर कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन बेल को जरूर दबाएं ताकि अगली अपडेट सबसे पहले आपको मिले।